हेलो, वेलकम टू माय चैनल कैलकुला। मेरा नाम रणधीर पांडे है और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं केमिस्ट्री 11th सिलेबस महाराष्ट्र बोर्ड का। और उसका जो फर्स्ट चैप्टर है हम वो स्टार्ट करेंगे, जो कि है सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है। कुछ पहले तो हम थेरीज देखेंगे, ज्यादा थेरी ही है इस चैप्टर में। तो देखते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम केमिस्ट्री की बात करें, क्योंकि अभी महाराष्ट्र बोर्ड 10th के बाद आप केमिस्ट्री मतलब स्पेसिफिक आपको एक बुक मिलेगी केमिस्ट्री की और केमिस्ट्री आप पढ़ोगे। तो केमिस्ट्री का जो बेसिक मीनिंग है वो क्या होता है, तो वो भी देख लेते हैं। केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ मैटर, इट्स फिजिकल एंड केमिकल properties and the physical and chemical changes it undergoes under different condition। मतलब केमिस्ट्री मतलब क्या, पहले बात तो एक कोई मैटर है ना, कोई भी चीज जो कि जिसका कुछ वॉल्यूम हो या मास हो, वॉल्यूम मास दोनों हो, तो हम ऐसी चीज को बोलते हैं मैटर। तो उस मैटर का आपको स्टडी करना है, उसके बारे में आपको क्या क्या पता करना है। आपको उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पता करनी है, उसके आपको केमिकल प्रॉपर्टीज पता करनी होगी ना। फिर जो भी चेंजेस हों, चाहे वो फिजिकल चेंज हो जब उसका स्टेट चेंज हो रहा है, या कोई केमिकल चेंज हो जब वो कुछ रिएक्शन करके कुछ और बना रहा है ना। तो ये सब चीजें आती हैं केमिस्ट्री में। और ये चीजें आप, तो मैं दो चार वर्ड बस बोल दे रहा हूँ, बट ये चीज अपने आप में बहुत बड़ी चीज है ना। पढ़ते जाओगे चीजें खत्म नहीं होगी, इतनी सारी चीजें आपको मिलेंगी। तो केमिस्ट्री का ये बेसिक डेफिनेशन हो गया कि एक मैटर की स्टडी। और जो स्टडी है उस स्टडी आपको क्या क्या करनी है, मैटर के बारे में आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज पता करना है, केमिकल प्रॉपर्टीज पता करना है, फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस पता करना है। ठीक है, अलग अलग कंडीशंस में। तो ये हो गई इसकी बेसिक डेफिनेशन। उसके बाद केमिस्ट्री को सेंट्रल साइंस भी बोलते हैं। ठीक है। अब सेंट्रल साइंस क्यों बोलते हैं वो देख लो। नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री इज रिक्वायर्ड इन द स्टडीज ऑफ फिजिक्स, बायोलॉजिकल साइंसेज, अप्लाइड साइंसेज एंड अर्थ एंड स्पेस साइंसेज। तो केमिस्ट्री पढ़ना क्यों जरूरी है कि केमिस्ट्री के काफी सारे जो कंसेप्ट्स हैं वो फिजिक्स में भी आते हैं। जैसे एक आपको मैं कंसेप्ट बताऊं तो थर्मोडायनामिक्स, ये जो है ये काफी हद तक अपनी चीजें जो शेयर करता है, केमिस्ट्री फिजिक्स दोनों में रहता है। तो बहुत बार बोलते हैं ना लोग कि अगर आपने थर्मोडायनामिक्स फिजिक्स में पढ़ लिया तो आपने केमिस्ट्री में भी कुछ हद तक पढ़ लिया, है ना। और आपने अगर केमिस्ट्री में थर्मोडायनामिक्स पढ़ लिया तो फिजिक्स में भी हो जाता है। तो ऐसी चीजें होती हैं। तो केमिस्ट्री की काफी चीजें आपको फिजिक्स समझा देंगी, काफी चीजें आपको बायोलॉजिकल साइंसेस बता देंगे ना। बायोलॉजी में जो साइंस होती है, बायोलॉजी में जो केमिस्ट्री या कुछ फिजिक्स या कुछ भी रिएक्शंस होते हैं आपको वो बता देंगे। फिर अप्लाइड साइंस है, जो भी एप्लीकेशंस बेस्ड साइंस होता है उसमें भी केमिस्ट्री का रोल होता है। ठीक है। अर्थ रिलेटेड साइंस है या स्पेस रिलेटेड साइंस है, उसमें भी इसका रोल होगा। इसलिए हम इसे सेंट्रल साइंस बोलते हैं, क्योंकि बहुत सारे साइंसेस को पढ़ने के लिए आपको केमिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा। तो केमिस्ट्री एक आपका एक फंडामेंटल साइंस हो गया, बाकी सबसे जो जुड़ा हुआ है। फिर केमिस्ट्री इज इन्वॉल्व इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ डे टू डे लाइफ, दैट इज द एयर वी ब्रीथ, द फूड वी ईट, द फ्लूइड्स वी ड्रिंक, आर क्लोथिंग, ट्रांसपोर्टेशन एंड फ्यूल सप्लाईज। मतलब जो केमिस्ट्री है वो हर एक चीज में है, हमारे दिनचर्या में, अपने डे टू डे लाइफ में। चाहे वो हम हवा जो हम सांस ले रहे हैं उसमें भी कुछ केमिस्ट्री है, क्योंकि हवा जो है ऑक्सीजन O2 वो जाता है आपकी बॉडी में। फिर उसके आगे भी बहुत सारे प्रोसेस होते हैं ना। इंटरनल रेस्पिरेशन करके कुछ आपने पढ़ा हुआ है कि वो ऑक्सीजन क्यों जरूरी है। ऑक्सीजन जरूरी है कि जो एनर्जी आपकी बॉडी में बनेगी उसका जो कंबशन होता है, उसका जो बोल सकते हैं कॉम्बिनेशन होता है विद ऑक्सीजन, है ना, तो वो काफी जरूरी होता है। फिर द फूड वी ईट, आप जो खाना खाते हो, फिर जो भी मेटाबॉलिज्म है ना, हर एक चीज केमिस्ट्री रिलेटेड है। कि आपको पता होगा कि आपके पेट में HCl होता है, बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं जो कि रिएक्ट करते हैं फूड के साथ और फूड को काफी छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करते हैं, यानी कि बोल सकते हैं हम डाइजेशन करते हैं। तो वहां पे भी क्या होता है, केमिस्ट्री इन्वॉल्व है, केमिकल रिएक्शंस होते हैं। फ्लूइड्स विद ड्रिंक, आप जो भी ड्रिंक्स पीते हो, है ना, पानी पीते हो आप, कोल्ड ड्रिंक पीते हो। जैसे कोल्ड ड्रिंक का मैं एग्जांपल ले लूं तो अगर कोल्ड ड्रिंक जैसे कि स्प्राइट या जैसे थोड़े से सोडा वाले जो ड्रिंक्स होते हैं वो अगर आप पियोगे तो आपको थोड़ा सा मतलब जो होता है ना झंझनाहट सा लगता है पीने के बाद। तो वो कैसे होता है, क्योंकि वो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होता है, उसमें CO2 गैस जो होती है डिजोल्व होती है ना। तभी हम देखते हैं ना जब आप उसका जो बॉटल का जो ढक्कन है वो आप खोलते हो तो कुछ बबल्स आपको दिखाई देते हैं। तो बबल्स निकल रहे हैं मतलब अंदर की जो गैस है वो निकलती है।
और ऐसा होता है ना, आपने अगर बॉटल बहुत टाइम तक छोड़ दिया खुला, और वो जो बबल्स हैं यानी कि जो गैसेस हैं सब निकल जाएंगे जब, तो आप जब तब वो ड्रिंक को पियोगे तो कोई भी असर नहीं करेगा, एकदम नॉर्मल से सिंपल सी ड्रिंक लगेगी। और जो मजा आता था ना वो झंझनाहट वाली वो आएगी नहीं, क्योंकि जो भी CO2 गैस है वो निकल गई। तो यहाँ पे भी क्या केमिस्ट्री इन्वॉल्व है, बिल्कुल। फिर आर क्लोथिंग, आप जो भी कपड़े पहन रहे हैं, फिर कपड़ों में भी कलर्स का भी रहता है ना, कि आप अगर ब्लैक आपने शर्ट पहनी है तो फिर अगर आप धूप में निकल गए तो आप बहुत परेशान हो जाओगे, आपको गर्मी बहुत लगेगी। और वहीं पे आप अगर सफेद कोई शर्ट, सफेद टी शर्ट आपने पहनी है तो फिर आपको जो गर्मी है वो कम लगेगी या मिनिमम लगेगी। तो यहाँ पे भी कुछ ना कुछ हद तक की केमिस्ट्री है। फिर ट्रांसपोर्टेशन एंड फ्यूल सप्लाईज, ठीक है, तो हर एक चीज में कुछ ना कुछ केमिस्ट्री इन्वॉल्व होती है। फिर अगर हम देखें आगे तो ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री बहुत सारे हैं। हम 5 ब्रांचेस देख लेते हैं, ठीक है। तो ये जो ब्रांचेस है, पहला है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। फिर सेकंड है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, थर्ड है फिजिकल केमिस्ट्री, फिर फोर्थ है बायोकेमिस्ट्री, और फिफ्थ है एनालिटिकल केमिस्ट्री। ठीक है, देख लेते हैं इसको वन बाय वन। सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर हम बात करें, सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप जो भी चीज पढ़ोगे, आप चाहे प्रॉपर्टीज पढ़ोगे, आप चाहे रिएक्शंस पढ़ोगे, तो वो चीजों में कार्बन होना ही है, ठीक है। कार्बन होना ही है। कार्बन होगा, कार्बन कंपाउंड्स होंगे। सो अगर आप उनकी प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हो, कोई भी फिजिकल केमिकल, आप उनके रिएक्शंस पढ़ रहे हो, कार्बन कंपाउंड के रिएक्शंस विद विद सम अदर कंपाउंड, है ना। सो वो सब आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अभी ऑर्गेनिक का मतलब पता है ना, जहाँ पे कार्बन हो, जिस चीज में कार्बन हो। वैसे ये 100% ट्रू डेफिनेशन तो नहीं है, क्योंकि अगर मैं CO2 की बात करूं तो यहाँ पे कार्बन भले ही है, बट ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, ठीक है। तो हाँ, ये डेफिनेशन काफी सही है कि कार्बन है तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, बट 100% सही नहीं है, कुछ एक्सेप्शंस आ जाते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो आपका ब्रांच है केमिस्ट्री का वो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब इसमें वही है, इसमें आप वही सब प्रॉपर्टीज पढ़ रहे होगे, आप रिएक्शंस पढ़ रहे होगे, अ, ऐसे कंपाउंड्स के जिसमें कार्बन ना हो, जिसमें कार्बन ना हो, या कार्बन कंपाउंड्स ना हो, या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ना हो, ठीक है। सिंपल सी बात है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम ऐसे कंपाउंड्स पढ़ रहे होंगे जिसमें कार्बन हो, उसके बारे में जो भी डिटेल स्टडी हो सकती है वो हम करेंगे। इनऑर्गेनिक में ऐसे कंपाउंड्स होंगे जिनमें कार्बन ना हो, या ना इसमें हो और इसमें ना हो, और बस, ठीक है। फिर नेक्स्ट है फिजिकल केमिस्ट्री। तो फिजिकल केमिस्ट्री में क्या है जनरली, जब भी हम कोई मैटर की प्रॉपर्टीज की बात करें, जैसे कि एनर्जी चेंज क्या हो रहा है उसमें, है ना, क्या एनर्जी में चेंजेस दिख रहे हैं, एनर्जी बढ़ रही है, एनर्जी कम हो रही है। उसके बाद उसके रिलेटेड जो भी थ्योरीज आप पढ़ोगे, है ना, लॉज, प्रिंसिपल्स, जो कि एक्सप्लेन कर रहे होंगे मैटर के ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में, ठीक है, कि मैटर कैसे ट्रांसफॉर्म हो रहा है, कैसे वो सॉलिड टू लिक्विड हो रहा है, लिक्विड टू गैस हो रहा है, या कोई भी और चीजें होती है ना, जैसे कि सॉलिड टू, अगर डायरेक्टली मैं गैस हो जाऊं, गैस कन्वर्ट कर दूं, तो उसे हम क्या बोलते हैं। तो ये सब चीजें जो हैं ये सब फिजिकल केमिस्ट्री में आती हैं, और काफी इंपॉर्टेंट है फिजिकल केमिस्ट्री। और काफी सारे जो मैथ्स वाले कंसेप्ट है ना, आपको यहाँ पे अगर मैथ्स दिखाई देगा ज्यादातर केमिस्ट्री में, तो फिजिकल केमिस्ट्री में दिखाई देगा, है ना। न्यूमेरिकल कंसेप्ट ऑफ मोल, है ना, जो भी एवोगैड्रो नंबर, ये सब चीजें आपने पढ़ी, ये सब फिजिकल केमिस्ट्री में आएगा। और अगर मैथ्स काफी बढ़िया है आपका, काफी मजा आता है मैथ्स सॉल्व करने में, तो फिर फिजिकल केमिस्ट्री तो मजा ही आ जाएगा आपको, ठीक है। मतलब इसमें मिनिमम चीजें आपको याद रखनी पड़ती हैं और मैथ्स रिलेटेड रहता है तो मजा आता है। उसके बाद नेक्स्ट है बायोकेमिस्ट्री। सो बायोकेमिस्ट्री मतलब क्या, देखो नाम में ही है बायो एंड केमिस्ट्री। सो बायोलॉजिकल रिलेटेड जो केमिस्ट्री होगा, मतलब लेट से कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है और उसके बॉडी में जो भी केमिस्ट्री रिलेटेड कंसेप्ट्स हैं, चाहे वो खाने से रिलेटेड है, जैसे हमने ऊपर देखा, हमने इंटरनल रेस्पिरेशन के ऊपर देखा। सो ये सब चीजें जो भी अगर हो रही है, रिएक्शन है, केमिस्ट्री है, रिलेटेड भी, रिलेटेड विद द लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो वो आपका आएगा पूरा बायोकेमिस्ट्री में। उसके बाद लास्ट है एनालिटिकल केमिस्ट्री, ठीक है। तो अभी इसमें क्या एनालिटिकल केमिस्ट्री में होगा, ये कि मैं कोई भी मैटर के बारे में एनालिसिस करूं, ठीक है।
मैं एनालिसिस कर रहा हूँ उसके बारे में, मैं पता लगा रहा हूँ उसकी कंपोजिशन के बारे में, और कंपोजिशन में जो भी चीजें आ रही हैं, है ना, उनके बारे में पता कर रहा हूँ। मतलब एक डीप जो एनालिसिस हो सकती है, नंबर ऑफ मोल्स पता कर रहा हूँ मैं, और मैं पता कर रहा हूँ कितने मॉलिक्यूल्स यूज्ड हैं, फिर रिएक्शन में क्या क्या मिल रहा है ना, ये सब चीजें एक डीप जो एनालिसिस हो सकता है, वो पूरा का पूरा आपका आएगा एनालिटिकल केमिस्ट्री में। तो ये ब्रांचेस हैं 5, इनको आप याद रखें। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमें देखना है मैटर और उसकी क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पे देखो, तो मैटर, सबसे पहले मैटर तो आपको पता ही है, मैटर क्या होता है, कोई ऐसी चीज जो कि ऑक्यूपाई करे स्पेस, यानी कि उसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम होना चाहिए, है ना। अगर कोई स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है कुछ, तो जो जितना वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है उतना है उसका वॉल्यूम। ठीक है। और वॉल्यूम के साथ साथ क्या होना चाहिए, उसके पास मास होना चाहिए। सो एनीथिंग जिसके पास मास हो और वॉल्यूम हो, या मास हो और वो कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा हो, तो हम उसे क्या बोलेंगे, हम उसे मैटर बोलेंगे। ठीक है, हम उसे मैटर बोलेंगे। अब मैटर में दो टाइप है, मैटर में दो टाइप है, एक है प्योर सब्सटेंस और दूसरा है मिक्सचर। ठीक है, प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। तो प्योर सब्सटेंस क्या होता है, देख लो। प्योर सब्सटेंस नाम में है कि हैव अ डेफिनाइट केमिकल कंपोजिशन। तो इसका जो केमिकल कंपोजिशन होगा एकदम प्योर होगा, एकदम एकदम डेफिनाइट होगा, एकदम फिक्स्ड होगा। ठीक है, एकदम फिक्स्ड होगा कि भाई जो केमिकल कंपोजिशन है वही है, उसमें कुछ भी इम्प्योरिटी नहीं होनी चाहिए, या इसमें कुछ और चीजें नहीं होनी चाहिए, जो है सो है। समझ में आ रहा है? जैसे कि अगर मैं H2O की बात करूं, पानी की बात करूं, तो पानी में पानी के ही मॉलिक्यूल्स होंगे, और कुछ नहीं होगा। सो एकदम डेफिनाइट, एकदम फिक्स्ड इसका केमिकल कंपोजिशन है, एकदम फिक्स मात्रा में बना हुआ है। और ऐसे मॉलिक्यूल्स जोड़ जोड़ के पूरा का पूरा आपको पानी यहाँ पे सामने दिखाई दे रहा है, आप पानी पी रहे हो। सो वो आपका एग्जांपल हो गया प्योर सब्सटेंस का। ठीक है। अब मिक्सचर जब आप देखोगे तो उसका उल्टा है, यहाँ पे डेफिनाइट केमिकल कंपोजिशन नहीं है, यानी कि फिक्स्ड नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे फिक्स्ड केमिकल कंपोजिशन नहीं है कि भाई जिससे वो बना है वही रहेगा, जरूरी नहीं, कुछ और चीजें भी यहाँ पे आ सकती हैं। और अगर केमिकल कंपोजिशन फिक्स नहीं है, सो यहाँ पे कोई फिक्स प्रॉपर्टी भी दिखाई नहीं देगी आपको। प्रॉपर्टीज फिक्स नहीं होगी। भी देखो, पानी की प्रॉपर्टी सिंपल सी होती है ना, कि पानी का होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे ये बॉईल होता है। 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, ये बॉईल होता है। ठीक है। अब पानी में ही मैं कुछ अगर इम्प्योरिटी डाल दूं, या कुछ और चीजें डाल दूं जो कि पानी में नहीं होती है ना। मैं लेट से कुछ डाल देता हूँ ना, नमक डाल देता हूँ लेट से। ठीक है। तो अब जो पानी बन चुका है, सॉल्टी वाटर जो बन चुका है, वो बिल्कुल भी 100 डिग्री सेल्सियस से बॉईल नहीं होगा। उसका जो टेम्परेचर है बॉइलिंग पॉइंट वाला, वो चेंज हो गया होगा। ठीक है। तो वो मिक्सचर हो गया। तो वही मिक्सचर की बात है, यहाँ पे कोई भी फिक्स केमिकल कंपोजिशन नहीं होता, मतलब जो चीज है उसमें कुछ कम ज्यादा हो जाएगा, उसमें कुछ चीजें ऐड हो जाती हैं। ठीक है, इम्प्योरिटी बोल सकते हो उसे आप। और इसका जो भी प्रॉपर्टी होता है, कोई भी प्रॉपर्टी हो, है ना, फिजिकल केमिकल, वो फिर फिक्स नहीं होता, वो भी फिक्स नहीं होता। ठीक है। तो ये दो चीज हो गई आपकी प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर में। फिर आपके प्योर सब्सटेंस में दो टाइप है, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। और मिक्सचर में फर्दर दो है, होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। इन्हें देख लेते हैं आओ। सो अगर हम प्योर सब्सटेंस की बात करें तो इसमें पहला एलिमेंट। एलिमेंट क्या होता है, एलिमेंट मतलब ऐसी चीज जिसको आप फर्दर तोड़ नहीं सकते सिंपलर सब्सटेंस में। ठीक है, जैसे अगर मैं गोल्ड की बात करूं, ये गोल्ड है, प्योर गोल्ड है। तो इस गोल्ड को अगर आपको फर्दर ब्रेक करना है, कि इसको मैं और तोड़ के कुछ और ही बना दूं, तो नहीं हो सकता, है ना। आप उसको और फर्दर तोड़ के सिंपलर कोई और सब्सटेंस, इससे कोई और छोटी चीज नहीं है, सबसे मिनिमम कोई चीज है गोल्ड है ना। या एलिमेंट मैं बोलूंगा, सिल्वर एलिमेंट है, आयरन एलिमेंट है, उससे कोई और छोटी चीज नहीं बन सकती। ठीक है, जैसे कि एलिमेंट्स आप जानते हो 118 एलिमेंट है, कुछ 19-20 उसमें भी है। तो 118 एलिमेंट अगर हैं तो उनमें वो ऐसी चीजें हैं कि उनको हम फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते, बस इतना है। क्योंकि मैं अगर कंपाउंड की बात करूं, तो उसको मैं फर्दर ब्रेक कर सकता हूं।
ठीक है, जैसे कि अगर H2O का एग्जांपल ले लें, तो कोई रिएक्शन करके मैं यहाँ पे हाइड्रोजन गैस अलग कर दूं, ऑक्सीजन गैस अलग कर दूं, तो इनको मैं फर्दर ब्रेक कर सकता हूं। इस कंपाउंड को मैंने फर्दर क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया, तोड़ दिया, हाइड्रोजन अलग कर दिया, ऑक्सीजन अलग कर दिया, है ना। तब मैं इसे कंपाउंड बोलूंगा। अगर मैं ऐसा नहीं कर पा रहा हूं, तब मैं उसे एलिमेंट बोलूंगा। ठीक है, बाकी एक और डेफिनेशन हो सकती है कंपाउंड की। अभी कंपाउंड बना कैसे, ये बना कैसे, इसमें आप हाइड्रोजन भी देख रहे हो और ऑक्सीजन भी देख रहे हो। मतलब दो या उससे ज्यादा एलिमेंट जब कंबाइन करते हैं फिक्स प्रोपोर्शन में, तो आपका कंपाउंड बनता है। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो एलिमेंट है, और वो कंबाइन हो रहे हैं ना फिक्स प्रोपोर्शन। मतलब क्या, हाइड्रोजन अगर दो है तो ऑक्सीजन कितना है, एक है। यानी कि ये जो रेशो है 2:1 के रेशो से कंबाइन हो रहे हैं। ठीक है, तो बन गया आपका पानी। सेम अगर मैं NaCl की बात करूं, सोडियम क्लोराइड, तो ये भी सोडियम का एक एलिमेंट है, क्लोरीन का ये है, ठीक है, या सोडियम का एक एटम है, क्लोरीन का एक एटम है। और दोनों क्या हो रहे हैं, कंबाइन हो रहे हैं। कितने रेशो में, यहाँ पे कुछ नहीं है तो वन है, यहाँ भी कुछ नहीं है तो वन है। सो 1:1 के रेशो में कंबाइन हो रहा है। ठीक है, तो ये कंपाउंड्स हो गए। फिर अगर हम मिक्सचर की बात करें, होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेटेरोजेनियस मिक्सचर की। सो होमोजेनियस मिक्सचर मतलब क्या, इसमें जो कंस्टिट्यूएंट्स होंगे वो यूनिफॉर्मली मिक्स्ड होंगे थ्रू आउट इट्स बल्क। तो जो मिक्सचर होगा, जो भी कंस्टिट्यूएंट होगा, उसके अंदर यूनिफॉर्मली मिक्स होंगे, यूनिफॉर्मली मिक्स होंगे। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे दूं एक शुगर सोल्यूशन का। शुगर सोल्यूशन, तो शुगर सोल्यूशन में आप देखते हो, अगर आपने बढ़िया से पानी में चीनी मिला दिया, तो आपको क्या मिलेगा कि आप एकदम ऊपर से हल्का सा सिप ले लो, मीठा है, और नीचे से भी अच्छा, मतलब पूरा खत्म कर लो, नीचे से अगर सिप लोगे तो वो भी उतना ही मीठा होगा जितना मीठा ऊपर आपको मिला। अनलेस अनटिल आपने अच्छे से मिलाया नहीं है, और वो नीचे अगर चीनी पड़ी हुई है तो ज्यादा मीठा लगेगा नीचे का हिस्सा, वो तो अलग बात है। बट अच्छे से आपने मिला दिया, बढ़िया से मिक्स कर दिया, आप ऊपर का सैंपल लो पानी का, नीचे से आप शुगर सोल्यूशन का सैंपल लो, एकदम आइडेंटिकल, एकदम आइडेंटिकल टेस्ट होंगे, एकदम सेम ही जो होगा ना मिठास होगा उसमें। तो मतलब क्या, एकदम प्रॉपरली यहाँ पे शुगर मिक्स हुआ है, जैसे ऊपर मिक्स हुआ है वैसे नीचे मिक्स हुआ है, थ्रू आउट द, थ्रू आउट पूरे के पूरे पानी में सेम मात्रा में शुगर मिक्स हुआ है। तो वही बोला है हमने यहाँ पे कि यूनिफॉर्मली मिक्स होना है कंस्टिट्यूएंट्स को, तो हम उसे फिर सोल्यूशन कहेंगे। और अगर यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं होगा, तो हम उसे हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहेंगे। ठीक है, वही बात है कि यहाँ पे ये सब एग्जांपल है, सोल्यूशन और सस्पेंशन एग्जांपल है। यूनिफॉर्मली अगर मिक्स होगा तो होमोजेनियस मिक्सचर एक एग्जांपल है सोल्यूशन का, जैसे कि हमने एग्जांपल दे दिया आपको शुगर सोल्यूशन का। और हेट्रोजेनियस मिक्सचर में क्या होगा, यहाँ पे यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं होंगे। यहाँ पे जो आपको पूरा का पूरा दिखाई देगा, ठीक है, जो आपका टोटल पूरा मिक्सचर है, उसमें प्रॉपरली मिक्स नहीं होंगे। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं, तो सॉल्ट वाटर का एग्जांपल ले लेता है। ठीक है, सॉल्ट वाटर का, तो सॉल्ट वाटर में आप क्या देखते हो, आप नमक को मिला दो पानी में, तो आप देखोगे कि अच्छा है, तुम खारा हो जाता है। बट थोड़ा ही हल्का से आप वेट कर लो ना, आपको नमक जो है नीचे पड़ा हुआ मिलेगा, या ज्यादा मात्रा में नीचे मिलेगा, या ऐसे देखोगे ज्यादा खारा जो होता है ना, वो नीचे रहेगा, ऊपर कम खारा नीचे ज्यादा खारा। तो यहाँ पे मतलब क्या, जो नमक है वो प्रॉपरली मिक्स नहीं हुआ है, वो ऊपर कम है और नीचे ज्यादा है। तो इसलिए अगर प्रॉपरली मिक्स नहीं हुआ, यानी कि यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं हुआ है, यानी कि ये हेट्रोजेनियस मिक्सचर। ठीक है, सस्पेंशन में हम यहाँ पे इसे बोल सकते हैं। सस्पेंशन भी एग्जैक्ट क्या होता है देखेंगे धीरे धीरे हम लोग। ठीक है, बाकी एक चीज और आप बोल सकते हो, जैसे कि अगर मैं क्या कर लूं, मेरे इस कंटेनर में मैंने ले लिया सैंड, ठीक है, सैंड, और इसमें मैंने ऐड कर दिया शुगर। तो सैंड और शुगर को मैंने मिला दिया, सैंड और शुगर को मैंने मिला दिया, तो क्या लगेगा आपको, क्या रहेगा यहाँ पे, इनको मैंने अगर मिक्स कर दिया, तो आप देखोगे जो बड़ी चीज है दोनों में, जो कि शुगर है, वो आपको मोस्टली ऊपर दिखाई देगी, और जो सैंड है, क्योंकि बहुत छोटे होते हैं, तो वो ज्यादातर आपको नीचे दिखाई देंगे।
नो डाउट शुगर यहाँ पे भी होगा, बट ज्यादा जो सैंड है वो नीचे आ चुके होंगे। तो ये प्रॉपरली मिक्स हुए हैं क्या? ऊपर कम सैंड है, नीचे ज्यादा सैंड है ना? तो इसलिए ये भी आपका एग्जाम्पल हो गया हेट्रोजीनियस मिक्सचर का। समझ में आ रहा है? ये आपका एग्जांपल हो गया हेटेरोजेनस मिक्सचर का, तो ये आपको ये सब याद रखना पड़ेगा। फिर एलिमेंट्स की बात करें, ये फर्दर डिवाइड होते हैं, आपने 8th स्टैंडर्ड में देखा होगा या 10th में भी था। तो एलिमेंट्स के कुछ टाइप्स हैं। पहला है मेटल, दूसरा है नॉन मेटल, तीसरा है मेटलॉइड या सेमी मेटल बोल सकते हैं इन्हें। ठीक है। सो मेटल्स की बात करें तो मेटल्स सारी प्रॉपर्टी पड़ी थी, ये डक्टाइल होते हैं, ये मेलेबल होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हीट, है ना, सब कुछ होती है इनमें। सो ये मेटल कहलाते हैं। एग्जाम्पल ले लो, गोल्ड, सिल्वर, आयरन, कॉपर, है ना, बहुत सारे एग्जाम्पल्स। नॉन मेटल्स की बात करें तो ये उनका उल्टा होगा, ना डक्टाइल होंगे, ना मेलेबल होंगे, ब्रिटल होंगे, इजिली टूट जाएंगे, है ना, लश्चरस नहीं होंगे, सोनोरिटी वाली प्रॉपर्टी नहीं होगी, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होगी। ठीक है। सो ये नॉन मेटल्स हो गए, एग्जाम्पल आयोडीन, सल्फर, ऑक्सीजन, सो ऑन। ठीक। मेटलॉइड्स की बात करें तो ये दोनों के आधे आधे होते हैं ना, थोड़ा इनमें प्रॉपर्टी मेटल वाली होगी, थोड़ी नॉन मेटल वाली होगी, या दोनों की मैं बोल सकता हूँ मिक्स प्रॉपर्टी इनमें होती है। सो मेटलॉइड्स दोनों के मिक्स। एग्जाम्पल सिलिकॉन, जर्मेनियम। ठीक है। सो ये सब चीजें यहाँ पे हो गई हमारी, कुछ टाइप्स हमने यहाँ पे देखे, जहाँ पे हमने मैटर के दो टाइप्स देखे, प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। फिर हमने देखा मिक्सचर में भी दो टाइप है, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स। सॉरी, प्योर सब्सटेंस में दो टाइप है, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। मिक्सचर में दो टाइप है, होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेटेरोजेनियस मिक्सचर। फिर हमने उसको डिटेल में देखा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर इजी है, बहुत सालों से पढ़ते आ रहे हैं, छोटे जब थे हम तब से हम देखते आ रहे हैं स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में। तो यहाँ पे आप फर्स्ट देख रहे हो स्टेट्स ऑफ मैटर, वो क्या है यहाँ पे? सॉलिड। सॉलिड। तो सॉलिड में आप यहाँ पे देख रहे हो तो ये इनका जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है, या इंटर एटॉमिक स्ट्रक्चर बोल सकते हैं, वो है सॉलिड का। ध्यान से देखें तो यहाँ पे बढ़िया तरीके से अरेंजमेंट है, एटम्स आगे पीछे ऊपर नीचे एकदम एकदम पैटर्न के साथ अरेंज्ड है, एकदम परफेक्टली अरेंज्ड है ना। सो पहले बात तो आप ये देख रहे हो, सबसे पहला मेरा ऑब्जर्वेशन यहाँ पे यही है कि यहाँ पे पार्टिकल्स एकदम टाइटली पैक्ड है ना, टाइटली पैक्ड है, एकदम पास पास में आपको दिख रहे हैं पार्टिकल्स, एटम्स। सो एकदम टाइटली पैक्ड है। उसके बाद हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे और कुछ? एकदम परफेक्ट ऑर्डर में है, परफेक्ट ऑर्डर में है, एकदम परफेक्ट अरेंजमेंट में है ना, एकदम जैसे पीछे वैसे नीचे, वैसे ऊपर आगे पीछे, वैसे ही जितना स्पेस है ना दो एटम्स के बीच में, वही स्पेस कोई और दो एटम के बीच में भी आपको मिलेगा, एकदम प्रॉपर अरेंजमेंट में। देखने में अच्छा लग रहा है ना एकदम, व्हाट अरेंजमेंट, बहुत बढ़िया। यहाँ पे इसके कारण क्या होता है, इनका जो एक तो जो शेप है वो फिक्स रहता है, वो डेफिनाइट रहता है। सो आप डेफिनाइट शेप बोल सकते हो, डेफिनाइट शेप एंड वॉल्यूम। मतलब क्या? फिक्स शेप रहेगा। अभी जो सॉलिड है आपके हाथ में, कोई भी चीज, पेन है, पेंसिल है, सॉलिड है, उसका जो शेप है वो फिक्स है। हाथ में रखे रखे वो जो शेप है पेंसिल का, वो छोटा नहीं हो जा रहा, वो चेंज नहीं हो जा रहा, कुछ और नहीं हो रहा। शेप क्या है उसका? फिक्स है। और वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम मतलब क्या? उसके द्वारा जो स्पेस ऑक्यूपाइड है। मैंने अभी इस पेन को रख दिया यहाँ पे, सो जितना वो स्पेस ऑक्यूपाई करे उतना ही करेगा, ऐसा नहीं है ना वो पड़े पड़े फैल जाएगा। जैसे आपको कहीं थोड़ा सा जगह मिल जाए, जैसे बेड पे आप लेट गए और पड़े पड़े आपने इतनी जगह पहले ली थी, आप फिर पूरा का पूरा अपने जगह ऑक्यूपाई कर लिया, जो शायद बगल में कोई था, मम्मी पापा थे, धक्का मार मार के आपने तो गिरा दिया। तो ऐसा हो जाता है। चलो वो तो एक्सेप्शन केस है, आप भी सॉलिड ही हो वैसे। तो सॉलिड मतलब क्या? जो कि अपना शेप फिक्स रखे, चेंज ना करे, और जो वॉल्यूम है, जो इसके द्वारा स्पेस ऑक्यूपाइड है, वो भी क्या रहे? फिक्स रहे, वो भी चेंज ना हो। ठीक है। तो ये तो बेसिक चीजें होंगी सॉलिड के बारे में, ये सब आपको याद रखना है। फिर अगर हम सेकंड यहाँ पे देखें, सेकंड क्या है यहाँ पे? लिक्विड है।
सो लिक्विड का आप इंटर एटॉमिक या इंटर मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर आप देख लो। सो यहाँ पे हम देख रहे हैं तो सॉलिड के हिसाब से यहाँ पे पहले बात तो जो एटम्स थोड़े दूर दूर हैं। सो ये थोड़े कम टाइटली पैक्ड हैं। ठीक है, पास में है ये, बट उतने पास में नहीं जितने आपके सॉलिड वाले पार्टिकल्स थे, थोड़े दूर दूर हैं। ठीक है, और यहाँ पे कोई ऑर्डर भी नहीं है ना, यहाँ पे कुछ ऑर्डर भी नहीं है, ऐसे ही एकदम स्ट्रिक्टली आगे पीछे वही स्पेस वही गैप है एटम्स में, है ना, एकदम फिक्स है। तो वो यहाँ नहीं दिखाई दे रहा मुझे। और थोड़ी बड़ी बात करूं मैं यहाँ पे, तो अगर आप लिक्विड के बारे में बढ़िया से जानते हो, तो क्या लिक्विड का कोई फिक्स शेप होता है? लिक्विड का क्या कोई फिक्स शेप होता है? होता है? नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि अगर मैं उसको एक बॉटल में डालूं तो वो वही शेप ले लेगा। अगर मैं उसे एक जग में डालूं तो वो शेप ले लेगा। तो इसका जो शेप है वो क्या होता है? चेंज होते रहता है। क्या होता है? चेंज होते रहता है एज पर द कंटेनर। तो मैं डेफिनाइट शेप बोल सकता हूं क्या यहाँ पे? नहीं। तो मैं बोलूंगा इनडेफिनाइट शेप। इनडेफिनाइट शेप। शेप तो बाय डेफिनाइट नहीं है, शेप तो चेंज हो रहा है बार बार, है ना। और वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम मतलब उसके द्वारा जो स्पेस ऑक्यूपाइड है वो क्या सेम रहेगा हमेशा? क्या लगता है? हाँ रहेगा। क्यों? अभी देखो, स्पेस अलग चीज होगी, जैसे कि वॉल्यूम मतलब क्या? स्पेस। और जैसे आप अगर कोई कोल्ड ड्रिंक लाते हो तो 1.25 लीटर 1.5 लीटर, है ना, 1 लीटर का जो आपका कोल्ड ड्रिंक है, सो जो 1 लीटर है वो उस कोल्ड ड्रिंक का वॉल्यूम है, उतने उतना स्पेस उसने ऑक्यूपाई किया है बॉटल में। अगर मैं उसको अपनी ग्लास में गिरा दूं तो वो उतना ही स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। जैसे कि अगर मेरे पास 1 लीटर का जो एक कोल्ड ड्रिंक है, और 1 लीटर में मतलब अगर मैं ग्लास भरने चाहूं तो ये 4 ग्लास भर देगा। तो 4 ग्लास जब भरेगा तो वही स्पेस को जो ऊपरे बॉटल में उसने ऑक्यूपाई किया था वो डिवाइड कर दिया है 4 में। इतने फर्क हुआ है। बाकी स्पेस तो उतना ही है ना, जितना स्पेस वापस से वही 4 ग्लास में आपने जो कोल्ड ड्रिंक लिया है, वापस से अगर वही कोल्ड ड्रिंक वाले बॉटल में आप डालते हो, वापस से उतना ही भर जाएगा। तो उसका जो वॉल्यूम है, जो स्पेस है, उसके द्वारा वो फिक्स रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। भले उसका शेप चेंज हो बट उसका स्पेस, वॉल्यूम, वो क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं डेफिनाइट वॉल्यूम इसका रहेगा। ठीक है, शेप डेफिनाइट नहीं है बट वॉल्यूम बिल्कुल डेफिनाइट है। और जो अपना थर्ड है, गैस, इसके बारे में देख लेते हैं। सो गैस के बारे में हम क्या बोल सकते हैं? अब पहले बात तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे सबसे यही चीज तो मैं लिखूंगा नहीं, बट आप ऐड कर लेना कि इसमें जो पार्टिकल्स हैं वो और दूर है एज कम्पेयर टू लिक्विड एंड सॉलिड। लिक्विड में आप बोल सकते हो इसके पार्टिकल थोड़े दूर है एज कम्पेयर टू सॉलिड, बट पास है एज कम्पेयर टू गैस। बट गैस के लिए क्या बोलोगे? इसके जो पार्टिकल्स हैं वो दूर है एज कम्पेयर टू बोथ सॉलिड एंड लिक्विड। फिर मेन बातें करते हैं ना यार, ये सब शेप और वॉल्यूम की बातें करते हैं। तो क्या गैस का कोई फिक्स शेप होता है? मतलब अगर यहाँ इसका भी तो सेम ही बात हो गया ना यार, कि अगर मैं इसको एक बॉटल में डालूं गैस को तो उतने का जो है शेप ले लेगा। अगर मैं उसे उसे मैं कोई बड़े कंटेनर में डाल दूं तो उतने का शेप ले लेगा, क्योंकि वो मूवेबल होता है, वो मूव करते रहते हैं उसके पार्टिकल्स एटम्स। तो इसकी बात भी सही है। ये इसका भी जो शेप है वो लिक्विड जैसे रहेगा, फिक्स नहीं रहेगा। सो आप बोल सकते हो इनडेफिनाइट शेप। ठीक है। फिर वॉल्यूम की बात अगर हम करें, सो वॉल्यूम क्या है इसका? वॉल्यूम मतलब इसके द्वारा जो स्पेस ऑक्यूपाइड है वो क्या चेंज होता है या नहीं होता? तो खुद सोच के देखो। अगर कभी आपके घर में थोड़ा सा अगर सिलेंडर, जो एलपीजी सिलेंडर है, अगर उसका थोड़ा लीकेज वीकेज अगर होता है, तो देखो पहले बात तो आपके जो सिलेंडर है, मान लो ये सिलेंडर है, तो इस सिलेंडर में पूरा गैस फिल्ड है। और जब कुछ गैस अगर लीक होता है तो आपको समझ में आएगा, पूरे किचन में स्मेल आती है, पूरे हॉल तक चले जाएगा ना, पूरे घर तक स्मेल आने लगती है। तो आप फिर खिड़की खोल देते हो और उसे फटाफट निकालते हो।
तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो छोटे सा सिलेंडर में जो आपका गैस फील्ड है, वो जब निकला तो उसने पूरी घर का जो स्पेस है वो ऑक्यूपाई कर लिया। तो जो इतने सिलेंडर में जो गैस थी, वो निकल के थोड़ी सी गैस निकली है, ज्यादा निकली भी नहीं है, थोड़ी सी गैस निकली है, और वो इतनी है कि उसने पूरा का पूरा गैस, पूरा का पूरा घर का जो स्पेस है वो ऑक्यूपाई कर लिया। मतलब यहाँ पे जो स्पेस है, जो वॉल्यूम है, वो चेंज हुआ। मतलब इसका जो वॉल्यूम है वो भी फिक्स नहीं है। सो हम बोल सकते हैं इनडेफिनाइट वॉल्यूम। ठीक है। तो सिंपल सी चीज है, अगर ये दो चीजों पे भी याद रखोगे तो भी डेफिनेशन आराम से लिखोगे। भाई सॉलिड के लिए बोलोगे कि इसके लिए डेफिनाइट शेप एंड वॉल्यूम है। लिक्विड के लिए शेप इंडेफिनाइट है बट वॉल्यूम डेफिनाइट है। अगर गैस की बात करें तो इसमें दोनों ही इंडेफिनाइट है, शेप और वॉल्यूम दोनों के दोनों फिक्स नहीं है, यानी कि इंडेफिनाइट है। समझ में आ रहा है? तो ये चीज है। उसके बाद नेक्स्ट है अपने पास प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट। ठीक है। सो कोई भी मैटर के हम दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हमेशा पढ़ रहे होंगे। सो टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज में आपको पहला मिलेगा फिजिकल प्रॉपर्टी और दूसरा मिलेगा केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है। सो फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होते हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऐसे प्रॉपर्टीज होती हैं जब आप मैटर को आप स्टडी कर रहे हो, बट बिना मैं बोल सकता हूँ ना उसके कंपोजिशन चेंज किए, है ना, मैं उसके बारे में पढ़ रहा हूँ, बट वो जिस चीज से बना है उस चीज को बिना चेंज किए, बिना उसकी आइडेंटिटी चेंज किए, बिना उसकी कंपोजिशन चेंज किए, अगर मैं उसकी चीजों को स्टडी कर रहा हूँ, प्रॉपर्टीज को पढ़ रहा हूँ, तो वो जो भी प्रॉपर्टीज हैं वो फिजिकल प्रॉपर्टीज है। समझ में आ रहा है? वापस से रिपीट करूं, देखो, उसकी जो भी आइडेंटिटी है या उसकी जो भी कंपोजिशन है उस पर्टिकुलर चीज की, ठीक है, अगर वो सेम रह रही है, अगर वो सेम रह रही है, वो चेंज नहीं हो रही है, तब उस प्रॉपर्टी को हम बोलेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी। जैसे कि अगर मैं सिंपल सा मैं बात करूं बॉइलिंग पॉइंट की। बॉइलिंग पॉइंट, अब ये जो प्रॉपर्टी है, अब ये फिजिकल है केमिकल है वो पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा? जैसे कि पानी ले लेते हैं। सो पानी को अगर मैं गर्म करूं, उसको मैं उबाल दूं, बॉईल कर दूं, तो मुझे बॉइलिंग पॉइंट पता लग जाएगा कितने डिग्री पे है? 100 डिग्री पे। ठीक है। कितना डिग्री पता लगेगा अपने को? 100 डिग्री पता लगेगा। अब ये 100 डिग्री पानी को मैंने जब कर दिया, तो क्या उसका जो कंपोजिशन है, यानी कि पानी बना है ऐसे कुछ दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन से, तो क्या ये कुछ चेंज होगा? नहीं। गर्म होकर 100 डिग्री पे जब उबलेगा तो वो बस भाप बन जाएगा, यानी कि वो लिक्विड टू गैस हो जाएगा। बट उसका जो कंपोजिशन है, वो जिस एटम से बना है, उसमें कुछ चेंजेस नहीं आएंगे। तो उसकी जो आइडेंटिटी है, उसका जो बोल सकते हैं ना, उसका जो एग्जिस्टेंस है वो बना रहेगा, उसका जो कंपोजिशन है वो सेम रहेगा। तो ऐसे प्रॉपर्टीज को, जब जो प्रॉपर्टीज कंपोजिशन चेंज नहीं करती हैं, जो प्रॉपर्टीज आइडेंटिटी चेंज नहीं करती, ऐसे प्रॉपर्टी को हम फिजिकल प्रॉपर्टीज बोलते हैं। और इसका उल्टा हम कर लेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज में। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या होगा? जो कंपोजिशन है जिससे वो बना है, वो बिल्कुल चेंज होगा। आपको ये दिखाई देगा, चेंज इन कंपोजिशन। समझ में आ रहा है? चेंज इन कंपोजिशन। तब हम जो प्रॉपर्टी को पढ़ रहे होंगे उसे हम बोलेंगे केमिकल प्रॉपर्टी। जैसे कि अगर मैं कोयले को ले लूं, है ना, मैं कोयला ले लूं यानी कि कार्बन ले लूं, और उसे मैं जला दूं, तो ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा। आपको फिर क्या मिल जाएगा? आपको मिलेगा CO2 गैस। तो यहाँ पे मैं अगर पढ़ रहा था कार्बन के बारे में और उसको मैंने जला दिया, तो अब वो कार्बन नहीं रहा, वो बन गया कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे एटम्स ऐड हुए हैं, यहाँ पे इसकी जो कंपोजिशन है वो चेंज हुई है, यहाँ पे जो आइडेंटिटी है वो चेंज हुई है। मतलब क्या? चेंज इन कंपोजिशन हो गया। मतलब ये जो प्रॉपर्टी हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे, वो एक केमिकल प्रॉपर्टी है। वो क्या है? केमिकल प्रॉपर्टी है। तो सिंपल सी बात, अगर कंपोजिशन सेम है थ्रू आउट द स्टडी, तो वो प्रॉपर्टी को हम बोलेंगे फिजिकल, और अगर वो चेंज हो रही है सो उसे हम बोलेंगे केमिकल। ठीक है। सही है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, बट हम लेंगे नहीं, क्योंकि
टाइम का भी कुछ लिमिटेशन रहेगा हमारे पास। बाकी देखते हैं आगे की चीजें। नेक्स्ट है मेजरमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज। सो जो भी प्रॉपर्टीज है, ये इसका मेजरमेंट कैसे कर रहे होंगे, या ये प्रॉपर्टीज कौन कौन से हम पढ़ रहे होंगे ना, वो सब हम देख लेते हैं यहाँ पे। सो मेजरमेंट इन्वॉल्व्स कंपेयरिंग अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विथ सम फिक्स स्टैंडर्ड विच इज रिप्रोड्यूसिबल एंड अनचेंजिंग। तो मेजरमेंट, पहले बात तो कभी भी आप चीजों की मेजरमेंट ले रहे होगे तो आप यही चाह रहे होगे कि एक तो जो एक्यूरेसी है वो मेंटेन रहे, है ना। फिर बार बार अगर लेट से मैं 1 किलोग्राम मास को अगर मैं मेजर कर रहा हूँ तो वो मुझे 1 किलोग्राम मास ही मिले, ऐसा ना हो कि 1 किलोग्राम का वो कुछ 10-20 ग्राम ऊपर नीचे हो जाए। तो ये चीज हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि मेजरमेंट हमेशा एक्यूरेट हो। ठीक है। और ठीक है, ये चीज है। उसके बाद प्रॉपर्टीज सच एज मास, लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, टाइम एक्सेट्रा क्वांटिटेटिव नेचर एंड कैन यू मेजर्ड। तो जैसे हम प्रॉपर्टीज कुछ हम जानते हैं, मास के बारे में, लेंथ के बारे में, एरिया के बारे में, वॉल्यूम, टाइम, है ना। ये सब कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो कि क्वांटिटेटिव नेचर की हैं। क्वांटिटेटिव नेचर की मतलब क्या? इनको आप मेजर कर सकते हो, है ना। इनको आप मेजर कर सकते हो। जैसे कि मास की कुछ वैल्यू होती है ना, 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम। तो ये जो वैल्यू है ये क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी को डिफाइन कर रही है। सो ये हो गया आपका क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी। लेंथ मेजर कर सकते हैं, 2 मीटर, 10 मीटर, 10 किलोमीटर, क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी। एरिया कैन यू मेजर्ड, वॉल्यूम कैन यू मेजर्ड, टाइम कैन यू मेजर्ड प्रॉपर्टी। अब बोलोगे अच्छा तब तो सब कुछ हम मेजर कर सकते हैं ना। सब कुछ मेजर हम नहीं कर सकते। अगर मैं आपको बोलूं कलर मेजर करो, बताओ वैल्यू क्या है कलर की, बता पाओगे? नहीं। आप तो बता पाओगे इसकी क्वालिटी के बारे में ना, आप बोलोगे अच्छा रेड है, आप बताओगे अच्छा येलो है ना। सो ये कुछ नंबर लेके नहीं बैठते। नंबर से हम कलर को डिफाइन जनरली नहीं करते। और जो भी कलर होता है वो जनरली उसकी क्वालिटी बताता है। तो हम ऐसी क्वांटिटी को बोलते हैं या ऐसी चीज को हम बोलते हैं क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव। जहां पे नंबर एसोसिएटेड है उसे हम बोलेंगे क्वांटिटेटिव। और जहां पे क्वालिटी है, जहां पे नंबर नहीं है, नंबर से हम उसे डिफाइन नहीं कर सकते। जैसे ऑर्डर, मैं आपको बोलूं ऑर्डर, स्मेल। जैसे कोई पर्टिकुलर रिएक्शन है, या मैं आपको बोलूं हाइड्रोजन सल्फाइड का आपको स्मेल बताना है। सो आप उसको नंबर से डिफाइन करोगे क्या? नहीं। आप बताओगे भाई खराब है, बहुत खराब है यार, अति खराब है यार, बर्बाद है, जो भी है आप ऐसे बताओगे। तो आप क्वालिटी बता रहे हो उसकी, ना कि कोई नंबर। कि यार 10/1 है ना, वो इतने बढ़िया से नहीं बता पाते ना 10/1। या कोई नंबर आप डिफाइन कर रहे हो यार, खराब था यार, मतलब एकदम निगेटिव में था यार, -10 था यार, -100 था, ये सब क्या है यार, समझ में नहीं आ रहा। बताना अच्छा है, सूंघने लायक है, सूंघ सकता हूँ मैं भी, ऐसे बता। सो वहां पे आपको क्वालिटी बतानी। सो क्वालिटेटिव है, सो दैट मीन्स क्वालिटेटिव है, वहां पे नंबर एसोसिएटेड नहीं है। क्वांटिटेटिव मतलब वहां पे नंबर्स दिखाई देंगे आपको कुछ। ठीक है। फिर भाई क्वांटिटेटिव मेजरमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय नंबर फॉलोड बाय यूनिट्स। तो ये हमने देखा ना, जैसे कि अगर मास की बात करें तो मैं मास को बताऊंगा 2 किलोग्राम। तो 2 इज अ नंबर एंड इट इज फॉलोड बाय अ यूनिट विच इज किलोग्राम। सिंपल सी बात है। तो हम ऐसे मेजर करते हैं, कभी भी कोई नंबर होता है फिर साथ में उसकी कोई यूनिट होती है। एंड दीज यूनिट्स आर आर्बिटरली chosen on the basis of universally accepted standards। ठीक है। तो हमने ये कुछ स्टैंडर्ड्स रेडी किए हुए हैं और उसके आधार पे हमने कुछ यूनिट्स खुद से बनाई है। सो वो भी हम आगे पढ़ेंगे। जैसे कि आप लेंथ की बात करें तो उसको हम मीटर में मेजर करते हैं, है ना। और सेंटीमीटर में भी कर लेते हैं। फिर और अलग अलग क्वांटिटी की अपनी अपनी यूनिट्स होती हैं। मास की किलोग्राम होती है, फिर टेम्परेचर की डिग्री सेल्सियस होती है, केल्विन होती है, फ़ारेनहाइट होती है ना। तो हर एक चीज, हर एक क्वांटिटी की अपनी अपनी यूनिट होती है। ठीक है, अपनी अपनी यूनिट होती है। फिर सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स के पहले आप यूनिट्स देख लो, यूनिट्स क्या होते हैं। जो यूनिट्स मतलब वही, जैसे आपके नाम के साथ सरनेम है, जो कि और इंफॉर्मेशन देता है आपके बारे में, आपके अस्तित्व के बारे में, आपके बोल सकता हूं मैं कि आपका जो पूरा, क्या बोल सकते हैं उसको, आपका जो एक पूरा फैमिली बैकग्राउंड है उसके बारे में, है ना, कुछ हिसाब तक बोल सकते हैं। तो वैसे ही ये यूनिट जो है, जो यूनिट्स हैं, ये आपको
उसके क्वांटिटी के बारे में बता रहे होंगे, आपको बता रहे होंगे कि अच्छा ये क्या है। जैसे मैं आपको बोल दूं कि अच्छा 7 मीटर, सो मीटर मुझे यहाँ पे बता दे रहा है यार, मैं कुछ लेंथ के बारे में बताना चाह रहा हूँ। या मैं 7 किलोग्राम कर दूंगा तो किलोग्राम मुझे ये बताएगा कि मैं कुछ मास के बारे में बताना चाह रहा हूँ। मैं अगर 7 न्यूटन लिख दूंगा तो न्यूटन मुझे क्या बताएगा कि मैं फोर्स के बारे में बताना चाह रहा हूँ। तो यूनिट्स जनरली एसोसिएटेड है विथ क्वांटिटीज, और ये जो फिजिकल क्वांटिटी की अपनी अपनी होती है ना, ये ऐसे यूनिक होती है जनरली। फिर सिस्टम ऑफ यूनिट्स की बात करें तो आपके पास 3 सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं। पहला है सीजीएस सिस्टम, उसके बाद है एमकेएस और तीसरी है एफपीएस। ठीक है। तो सीजीएस में क्या है, सीजीएस में मतलब हर एक जो आपका यहाँ पे सिस्टम है और जो आप नाम देख रहे हो, ये इस फॉर्मेट बना है, लेंथ मास टाइम, एलएमटी, लेंथ मास टाइम। अब लेंथ की यहाँ पे यूनिट लिखी गई है सी मतलब सेंटीमीटर, फिर मास की यूनिट लिखी गई है जी मतलब ग्राम, और टाइम की यूनिट लिखी है एस मतलब सेकेंड। समझ में आ रहा है? लेंथ मास टाइम की यूनिट्स है, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। अगर ऐसी यूनिट आपको दिखाई दे रही है, मतलब वो चीज है सीजीएस सिस्टम में या सीजीएस यूनिट में आपकी चीजें लिखी गई है। ठीक है। फिर एमकेएस सिस्टम की बात करें, सेम फॉर्मेट, पहला है एल, एल में लेंथ में अगर कोई यूनिट है स्टार्ट्स फ्रॉम एम, तो ये कौन सी यूनिट होगी आपकी, मीटर होगी, है ना। लेंथ की ये यूनिट होगी मीटर, तो एम स्टैंड्स फॉर मीटर। फिर के की बात करें, के मतलब किलोग्राम, ये मास की यूनिट है। मास मतलब पता ही है आपको, तो मास की हमने पहले यूनिट देखी थी ग्राम, और यहाँ पे है किलोग्राम। और टाइम में जो आप यहाँ पे देख रहे हैं सेकंड, है ना, सेकंड। तो देखो यहाँ पे बाकी सब तो चेंज हो रहे हैं, टाइम की यूनिट चेंज नहीं हो रही है। टाइम जो है सीजीएस में भी सेकंड था, एमकेएस में भी सेकंड ही है। और लार्ज जो सिस्टम है एफपीएस देख लो, यहाँ पे एफ मतलब लेंथ बताएगा। अच्छा, एफ से कौन सा लेंथ आता है, फुट आता है, फुट आता है, बिल्कुल। तो ये आपका लेंथ हो गया फुट। पी से मुझे कोई मास की यूनिट बताओ, पी से मास की यूनिट क्या होती है, पाउंड होती है। ठीक है? पाउंड होती है। वो पाउंड्स नहीं जो करेंसी है, ये भी पाउंड होता है एक, जो कि मास रिप्रेजेंट कर रहा होता है। और यहां भी आप देखो तो एस मतलब क्या होगा, एस मतलब सेकेंड ही होगा। ठीक है। तो ये तो समझ में आ गया कि भाई तीनों ही सिस्टम में, चाहे सीजीएस हो, एमकेएस हो और एफपीएस हो, टाइम की यूनिट तीनों में सेम है, सेकंड। लेंथ की बात करें तो सीजीएस में सी पहले है, तो सी मतलब सेंटीमीटर, फिर जी है, जी मतलब ग्राम, फिर सेकंड। एमकेएस मतलब मीटर, किलोग्राम, सेकंड। एफपीएस मतलब फुट, पाउंड, सेकंड। समझ में आ रहा है? तो ऐसी चीजों का आप याद रखोगे। और उसके बाद हम देख लेंगे एसआई यूनिट्स के बारे में। ठीक है। एसआई यूनिट्स, ठीक है। तो एसआई यूनिट्स, पहले बात तो देखो अभी, एसआई यूनिट्स मतलब वही यूनिट्स जो कि इसका फुल फॉर्म ही होता है सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट। मतलब ऐसे यूनिट जो कि वेल नोन हो, इंटरनेशनली ग्लोबली पता हो लोगों को, तो ऐसे यूनिट्स को हम एसआई यूनिट्स बोलते हैं। तो वो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। बट उसके पहले हम देखेंगे फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में। फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती हैं? तो ये ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होती है, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी मतलब जिसको हम मेजर कर सकें। ठीक है, तो वो फिजिकल क्वांटिटी हो गई। तो ऐसे फिजिकल क्वांटिटी जो कि किसी और फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड ना हो, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो कि किसी और फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड ना हो, तो हम इसे क्या बोलेंगे, फंडामेंटल क्वांटिटी बोलेंगे। ठीक है। सो ऐसे सिर्फ और सिर्फ 7 फिजिकल क्वांटिटी है जो कि फंडामेंटल कह सकते हो आप, जो कि किसी और पे डिपेंड नहीं होते। वो है ये 7: लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनस इंटेंसिटी। समझ में आ रहा है? तो ये आपके 7 फंडामेंटल क्वांटिटी, इनको बिल्कुल यार याद रखना, भूलना मत बिल्कुल भी। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। और हर एक की यहाँ पे ऐसा यूनिट्स और उनके सिंबल दिए हैं। जैसे कि लेंथ की जो ऐसा यूनिट होती है वो होती है मीटर,
और सिंबल होता है मीटर का स्मॉल एम। मास की जो ऐसा यूनिट है वो क्या होती है, किलोग्राम, सिंबल है केजी। टाइम की तो भाई हर एक यूनिट सेकंड ही होती है, सिंबल इज स्मॉल एस। टेम्परेचर की आप यूनिट्स पढ़ते आ रहे हो डिग्री सेल्सियस, बट वो ऐसा यूनिट है ही नहीं। ऐसा यूनिट क्या है यहाँ पे, केल्विन है। क्या है, केल्विन। और डिग्री केल्विन नहीं, बस केल्विन, डिग्री नहीं लगाना है, बस केल्विन है। और सिंबल कैपिटल के होगा, सिंबल क्या होगा, कैपिटल की होगा। फिर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आपने पढ़ा हुआ होगा नाइन्थ में, आई थिंक एट नाइन्थ में। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मतलब उसकी उसके जो नंबर ऑफ मोल्स है उसकी बात होती है। तो इसकी जो ऐसा यूनिट है वो मोल है, MOLE। और सिंबल में आप ई हटा दो और एम स्मॉल कर दो, तो मोल इज द सिंबल ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। उसके बाद सिक्स्थ है इलेक्ट्रिक करंट। पता ही है आपको, इलेक्ट्रिक करंट की जो ऐसा यूनिट होती है वो होती है एम्पियर, एंड सिंबल इज कैपिटल है। फिर लास्ट है सेवेंथ, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। जनरली जो लाइट की जो ब्राइटनेस होती है, ब्राइटनेस लो हाई जो भी ब्राइटनेस होती है, उसे हम ल्यूमिनस इंटेंसिटी से मेजर करते हैं, या उसको फिजिकल क्वांटिटी जो है उसकी वो ल्यूमिनस इंटेंसिटी है। ऐसे यूनिट्स की बात करें, इसकी जो है कैंडेला है और सिंबल है स्मॉल सी डी। ठीक है, सो ये सब चीजें यहाँ पे होती हैं। ठीक है, इतना सबको क्लियर है पहली बात। इसके बाद हमें देखना है मास एंड वेट। ठीक है, तो ये मास एंड वेट मेरे हिसाब से आपने पढ़ा होगा ही। वैसे अगर आपने ग्रेविटेशन ध्यान से पढ़ा होगा तो वहां पे ये था। तो अगर पढ़ा है तो रिवीजन हो जाएगा, और नहीं पढ़ा है तो यार अब से पढ़ लो, अब से ध्यान रखना। सो मास की अगर हम बात करें तो मास इज एन इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ मैटर एंड इज द मेजर ऑफ द क्वांटिटी ऑफ मैटर ऑफ अ बॉडी। सो मास एक इंटरनल प्रॉपर्टी है, एक मैटर की इंटरनल प्रॉपर्टी है जो कि बताती है उसकी क्वांटिटी के बारे में। उसके अंदर जो क्वांटिटी है, जैसे जो भी इसका मास होगा 1 किलोग्राम, तो वो क्यों है, क्योंकि उसके अंदर जो भी पार्टिकल्स हैं, है ना, वो पार्टिकल्स को कुछ हद तक ये बताता है। तो पार्टिकल्स या मतलब एक हिसाब से कंस्टिट्यूट करते हैं, उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं या जो भी अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स हैं, वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं उसके मास के लिए। कम पार्टिकल्स होंगे कम मास होगा, ज्यादा पार्टिकल्स होंगे ज्यादा मास होगा। तो इसलिए इसको बोला है एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है, उसके बाद द मास ऑफ अ बॉडी डज नॉट वेरी विथ रिस्पेक्ट टू इट्स पोजिशन। तो मास हमेशा कांस्टेंट रहता है, पोजीशन चेंज करने से मास कभी भी चेंज नहीं होता। ठीक है, जैसे कि आप यहां पे हो तो आपका कुछ मास है, और वो मास क्यों है, क्योंकि आपके अंदर जो भी चीजें हैं, ब्लड है, मसल्स है, बोन्स है ना, इंटरनल ऑर्गन्स हैं, तो उसके कारण आपका जो भी मास है वो है। अब आप यहां से चले जाओ स्पेस में, तो स्पेस में आने के बाद ऐसा होगा क्या, एक किडनी यहां छोड़ के जाओगे आईफोन के लिए, है ना, या जो है ब्लड है, ब्लड लेट से कम हो गया, ऐसा नहीं होता। आप यहां से स्पेस में जाओ या आप कहीं पे जाओ, आपके अंदर जो चीजें हैं वो तो रहेंगी ही, और वही चीजें रिस्पॉन्सिबल है आपके मास के लिए, मतलब आपका मास भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो वही है, पोजीशन टू पोजीशन मास चेंज नहीं होता, मतलब मास हमेशा कांस्टेंट रहता है, मास हमेशा कांस्टेंट रहता है। समझ में आ रहा है। फिर अगर हम वेट की बात करें, सो वेट ऑफ बॉडी इज रिजल्ट ऑफ द मास एंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो अगर आप वेट का फॉर्मूला आपको अगर याद है तो बढ़िया, नहीं याद है तो देखो। वेट का फॉर्मूला होता है m इंटू जी, वेर m इज द मास ऑफ द substance and g is the acceleration due to gravity। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस है जो उसका एक्सेलरेशन है, वो है ये। तो ये होता है वेट, और इसलिए हम वेट को फोर्स बोलते थे, क्योंकि आप यहाँ पे ध्यान से देखो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, m इंटू ए होता है। अच्छा, m तो यहाँ पे भी है, m यहाँ भी है, बट यहाँ पे बोलोगे यहाँ तो a है, बट a क्या है, a इज द एक्सेलरेशन, और g भी क्या है, इज द एक्सेलरेशन, बट ड्यू टू ग्रेविटी। इतना ही फर्क है ना, बट है तो एक्सेलरेशन। तो इसलिए हम वेट को भी फोर्स बोलते हैं एक। और ये जो फोर्स है ये डिपेंड करता है जी पे। देखो मास पे तो डिपेंड करता है, बट मास चेंज होता है कभी नहीं, बट जी जो है, ग्रेविटी जो है, वो चेंज होती है। और अगर ग्रेविटी चेंज होगी तो ये जो स्मॉल जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये भी चेंज होगी, क्योंकि मैं अगर यहाँ पे हो तो यहाँ पे अर्थ का अपना ग्रेविटेशनल फोर्स है, मैं मून पे जाऊंगा तो
जाहिर सी बात है जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कम होगा, तो वहां पे स्मॉल जी की वैल्यू भी क्या होगी, कम होगी। इसलिए अगर खुद सोचो आप लोग, अगर स्मॉल जी की वैल्यू कम होगी तो इनका जो मल्टीप्लिकेशन है यानी कि डब्ल्यू की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसलिए आप देखते होगे एस्ट्रोनॉट जो जाते हैं मून पे, तो वहां पे वो लोग कूदते हैं तो फिर वो थोड़ा मतलब उनको टाइम लगता है वापस से आने में, यानी कि उनका वेट क्या है, कम हो चुका है। इतना वेट नहीं जितना अर्थ पे था, क्योंकि ग्रेविटी कम हो गई इसलिए वेट कम हो गया है। समझ में आया? तो ये वेट होता है। फिर वेट जो है, weight varies because the gravitational attraction of the earth for a body varies with the distance from the center of the earth। और वही है, वेट चेंज होगा जब आप अर्थ के सेंटर से आपका जो डिस्टेंस अगर वो चेंज होता है, तो आप अर्थ के ऊपर ऊपर जाते जाओगे, एक टाइम के बाद आप अगर अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फील्ड है अगर उसको क्रॉस करके ऊपर चले जाओगे तो वहां पे ग्रेविटी होती नहीं है। और अगर वहां पे ग्रेविटी होगी नहीं, ये अगर जीरो हो जाएगा तो जीरो इंटू समथिंग क्या हो जाएगा, जीरो, तो उस केस में आपका वेट कितना हो जाएगा, जीरो। वही है मतलब, आप इस अर्थ के सेंटर से आप अगर ऊपर की ओर जाते हो तो फिर आप जितना दूर जाओगे उतना वेट कम होगा, और आप इतना दूर चले गए कि ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस से आप बाहर निकल गए तो देखो वेट कितना हो जा रहा है, कम होते होते जीरो हो जा रहा है। समझ में आ रहा है? और एक और चीज, आपका मास कांस्टेंट रहता है बट वेट कांस्टेंट नहीं रहता। और वेट ये बिल्कुल भी, ठीक है, ये बिल्कुल भी कांस्टेंट नहीं रहता। क्यों ऐसा कांस्टेंट क्यों नहीं रहता? क्योंकि वही बात है ना यार, चलो वेट तो बना है एम टू जी, मास और जी से। मास तो कांस्टेंट है बट जी चेंज होता रहता है ना, ग्रेविटी प्लेनेट टू प्लेनेट, एज पर दी हाइट, एज पर दी डेप्थ चेंज होता रहता है। इसलिए आपका वेट भी क्या होगा, चेंज होता रहेगा। और एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है ये, मास ऑफ बॉडी इज मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी देन इट्स वेट। तो जो मास है वो ज्यादा फंडामेंटल प्रॉपर्टी है वेट से, इसलिए आप जो फंडामेंटल फिजिकल प्रॉपर्टी जब आप देख रहे थे तो उसमें मास था, वेट नहीं था। ठीक है, उसमें मास था, वेट नहीं था। और ऐसा क्यों, गेस करो, ऐसा क्यों? क्योंकि अगर मैं वेट का फॉर्मूला देखूं, W इज इक्वल टू एम इंटू जी, तो वेट ये बना है दो फिजिकल क्वांटिटी से। वेट बना है दो फिजिकल क्वांटिटी से, मास से और एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी से। और मैंने क्या बताया था आपको, फंडामेंटल क्वांटिटी वही होते हैं जो कि किसी और पे डिपेंड ना हो, बट ये दो चीजों पर डिपेंड है। ये दो चीजों पे डिपेंड है, ये अगर चेंज होंगे तो ये चेंज होगा, इसलिए ये फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है। समझ में आ रहा है? इसलिए बोला गया है चीज। बाकी आपको पता ही है, ऐसा यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम। फिर 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, है ना? और 1 ग्राम में, और 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होते हैं। तो अगर 1000 ग्राम में कितने मिलीग्राम है तो कितने होंगे, यही 1000 में और 1000 मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा, एक के साथ कितने जीरो, 6 जीरो। और एक के साथ 6 जीरो मतलब क्या, 10 की पावर में क्या लिखूं मैं, जितने जीरो हैं, कितने जीरो है, 6 जीरो है, तो 10 की पावर में अगर मैं 6 लिख दूंगा वो इसके बराबर ही होता है, तो वही लिखा है 10 की पावर 6 मिलीग्राम। ठीक है, तो कोई इशू नहीं है इसमें मेरे हिसाब से। फिर अगर हम लेंथ की बात करें, सो अभी ये सब क्या है, ये सब बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। जब भी आप मैटर पढ़ रहे हो तो ये सब बेसिक प्रॉपर्टीज आती है ना, ये सब बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसे हम लेंथ की अगर हम बात करें, सो ये क्या प्रॉपर्टी है, जैसे कि एटॉमिक रेडियस हमें निकालना होता है तो वो लेंथ है ना। हम अब आगे पढ़ेंगे बॉन्ड लेंथ के बारे में, कि दो चीज है, जैसे कि अगर मैं H2O देखूं, तो H2O का कोई जो भी मॉलिक्यूल है, इसमें जो बॉन्ड है वो बॉन्ड का लेंथ कितना है, उसको हम बोलते हैं बॉन्ड लेंथ। वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, वेवलेंथ पता ही है आपको, है ना? ये अगर वेव है तो वेव का वेवलेंथ क्या होता है, यहां से यहीं तक का जो डिस्टेंस होता है ये आपका वेवलेंथ होता है, ये भी क्या लेंथ है। तो ये सब जो है, इनको मेजर करने के लिए, या ये क्या चीजें हैं, ये लेंथ है, इनको मेजर करने के लिए हमें मीटर चाहिए होगा, ऐसा यूनिट। बट अगर मैं इनको ही एग्जांपल में देखूं, देखो नॉर्मल जो लेंथ होते हैं उनको तो आप मेजर करते हो इंच टेप से, स्केल से। बट ये जो स्पेसिफिक चीजें हैं, एटॉमिक रेडियस, एटम कितना छोटा होता है, उसका रेडियस और कितना छोटा होगा। बॉन्ड लेंथ, अरे मॉलिक्यूल दिखाई नहीं देता, उनका लेंथ दिखाई देगा क्या, है ना? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का वेव लेंथ बहुत छोटा होता है। तो इतने ज्यादा छोटे हैं तो हम इनको मीटर में या सेंटीमीटर में मेजर नहीं कर सकते, ये बहुत छोटे हैं, मतलब ये
चीजें इतनी छोटी है ना, मीटर में मेजर ही नहीं हो पाएंगे ये। तो ये किस में मेजर होंगे? ये मेजर हो पाएंगे नैनोमीटर में, पिकोमीटर में। ठीक है, ये इनमें मेजर हो पाएंगे। जैसे कि 1 नैनोमीटर में कितना मीटर होता है? 10⁻⁻৯ मीटर होता है। देखो, जितनी निगेटिव पावर है 10 के में, उतनी ही छोटी वैल्यू है। जैसे कि 10⁻⁻9 मतलब क्या होता है? 1/10⁹ इसका मतलब ये है। और अगर ये मैं लिखूंगा, मतलब 10⁹ मतलब कितने जीरो होंगे? 9 जीरो होंगे। अब डिवाइड करो, कितना मिलेगा आपको? 0 पॉइंट, है ना, ऐसे कुछ वैल्यू मिलेगी। ठीक है, मैंने गिना नहीं है, बाकी ऐसे कुछ वैल्यू मिलेगी। तो कितनी छोटी वैल्यू है? इतनी मीटर में उसको हम बोलेंगे 1 नैनोमीटर। और वैसे 1 पिकोमीटर मतलब क्या? 10⁻⁻12 मीटर। ये तो और छोटा है। समझ में आ रहा है? तो ये सब चीजें आपको याद रखनी है कि काफी छोटी अगर लेंथ की यूनिट्स हैं तो वो ये हैं। इनसे हम बहुत छोटे छोटे जो मेजरमेंट है वो कर सकते हैं, एटॉमिक रेडियस वाले, वेवलेंथ वाले। ठीक है। फिर वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम आपको पता ही है, आपने वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकाला होगा, आपने वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकाला होगा, है ना। सो वॉल्यूम जनरली किसके लिए होता है? ये 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स के लिए होती है, 3D ऑब्जेक्ट्स के लिए। ठीक है। और 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स मतलब जैसे जो भी आपके सामने जो भी ऑब्जेक्ट हैं वो 3D ऑब्जेक्ट्स ही हैं। अगर मैं एक कागज की बात करूं तो हाँ, वो एक 2D ऑब्जेक्ट आप बोल सकते हो, क्योंकि वो बहुत पतला है, वो उतना है कि आप उसको इग्नोर ही करोगे। और कागज से बना हुआ कुछ भी अगर मैं देखूं तो वो 2D होगा। अगर वो कागज से अगर कोई चीज अगर बाहर निकल रही है तो वो 3D हो गया। ठीक है, इसके बारे में बहुत डिस्कशन हम करेंगे वैसे। बाकी इतना याद रखो, जैसे कि अगर मैं इस पेन की बात करूं तो ये 3D ऑब्जेक्ट है। ठीक है, क्योंकि जनरली एक सिलेंडर है ये। जनरली क्या है? एक सिलेंडर है, और सिलेंडर एक 3D ऑब्जेक्ट है। स्फीयर एक 3D ऑब्जेक्ट है। सर्कल सर्कल एक 2D ऑब्जेक्ट है। रेक्टेंगल 2D ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो 3D ऑब्जेक्ट का निकलता है वॉल्यूम, 2D ऑब्जेक्ट का क्या निकलता है? एरिया। सही है। ठीक है, बाकी 3D का भी निकाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी देखो आगे, ऐसा यूनिट ऑफ वॉल्यूम। वॉल्यूम का जो ऐसा यूनिट होता है वो क्या होता है? मीटर क्यूब। ठीक है। और भी यूनिट्स इनमें होते हैं, डीएम क्यूब, सीएम क्यूब, है ना। इसको बोलते हैं हम डेसीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, एमएल। और कुछ कन्वर्जन आपको याद रखना, तो याद रखो, अगर मैं लीटर और डीएम क्यूब बोलूं ये सेम है। आप बोलते हो ना कि भाई 1 लीटर मैंने कोल्ड ड्रिंक लाई, तो 1 लीटर मतलब 1 डीएम क्यूब। तो कल को अगर डीएम क्यूब अगर आप न्यूमेरिकल में देखोगे तो डरना मत। डीएम क्यूब मतलब लीटर ही होता है, तो 1 डीएम क्यूब 1 लीटर 1 डीएम क्यूब के बराबर ही होता है। और अगर आपको पता है ये चीज तो बहुत बढ़िया। 1 लीटर में कितना एमएल होता है? 1 लीटर में 1000 एमएल होता है। 1 लीटर में 1000 एमएल होता है ना। तो ये आपस में इक्वल है, और 1 लीटर बराबर 1000 एमएल। और एक और चीज आपको बता दूं मैं, तो एमएल और सेंटीमीटर इक्वल होता है। तो अगर 1000 एमएल है तो सेंटीमीटर पे कितना होगा? 1000 होगा। तो ये सब कुछ चीजें याद रखो कि लीटर और डीएम क्यूब इक्वल है, एमएल और सेंटीमीटर क्यूब इक्वल है, और 1 लीटर में 1000 एमएल होता है। तो ये सब कुछ चीजें अगर आप याद रखोगे ना, तो वॉल्यूम रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स होंगे एकदम आसानी से हो जाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं रहेगी। ठीक है, देख लो फटाफट कुछ चीजें, दो चीजें और पढ़ लेंगे, बस फिर खत्म करते हैं वीडियो। नेक्स्ट है टॉपिक डेंसिटी के बारे में, पढ़ाई होगा आपने। डेंसिटी की बात करें तो फॉर्मूला क्या होता है? डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। कोई भी चीज का अगर मास है वो यहाँ लिख दो, उसका जो भी वॉल्यूम है यहाँ लिख दो, डिवाइड करके आपको क्या मिल जाएगा? डेंसिटी मिल जाएगा। और मुझे अगर इसकी यूनिट निकालनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? अच्छा, मुझे निकालनी है इसकी ऐसा यूनिट, तो मुझे यहाँ पे मास की जगह पे इसकी ऐसा यूनिट पुट करनी है। मास की ऐसा यूनिट क्या होती है? किलोग्राम। वॉल्यूम की ऐसा यूनिट क्या होती है? हमने जस्ट ऊपर देखा, मीटर क्यूब। ये बन गई डेंसिटी की यूनिट। ये बन गई डेंसिटी की ऐसा यूनिट, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। या अगर मैं इस मीटर क्यूब को ऊपर लेता हूं तो जो पावर है वो क्या हो जाएगी? निगेटिव हो जाएगी। तो ऐसे भी बोल सकते हैं। अच्छा, अगर ये इसकी है ऐसा यूनिट, तो सीजस यूनिट क्या होगी? सीजस में बस आपको क्या करना है? मीटर का डालना है, मीटर की डालनी है आपको सीजस यूनिट, जो कि होती है ग्राम। और वॉल्यूम का डालना है आपको सीजस यूनिट वो की होती है सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हो गई आपकी सीजस यूनिट ऑफ डेंसिटी। समझ में आ रहा है? इतना आसान है, कुछ करना नहीं है। लास्ट टॉपिक देख लो अभी, टेम्परेचर। तो टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर होता है कि कोई चीज कितनी ठंडी या कितनी गर्म है मुझे ये पता लग जाएगा, है ना। मतलब बोल सकते हैं टेम्परेचर इज अ मेजर ऑफ
हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सिंपल डेफिनेशन है, 10वीं में देखी होगी आपने। सो इज अ मेजर ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, कोई चीज कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है वो पता करने के लिए हम उसका टेम्परेचर मेजर करते हैं, है ना। इसकी नॉर्मली 3 यूनिट्स होती हैं। आपने पढ़ा है डिग्री सेल्सियस, आपने पढ़ा है डिग्री फ़ारेनहाइट भी, और जो मेन कैरेक्टर है, जो मेन ऐसा यूनिट है वो तो क्या है, केल्विन है, भूले तो नहीं हो, है ना। तो ये 3 सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं, इनके 3 मैं बोल सकता हूँ यूनिट्स है सिंपली। तो पहला है डिग्री सेल्सियस, दूसरा है डिग्री फ़ारेनहाइट और तीसरा है केल्विन। कुछ रिलेशनशिप याद रखो इनमें आपस में, जैसे अगर आपको डिग्री सेल्सियस में दे दिया तो आपको फ़ारेनहाइट में आना चाहिए, ठीक है। तो जैसे कि एक फॉर्मूला है जो कि पहले पढ़ा होगा, डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया कि अगर आपको डिग्री फ़ारेनहाइट पता है तो आप डिग्री सेल्सियस फाइंड कर सकते हो, या आपको डिग्री सेल्सियस पता है तो आप डिग्री फ़ारेनहाइट यहाँ से निकाल सकते हो। एक और रिलेशन मैं आपको देता हूँ, केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस की जो वैल्यू होगी उसमें आप अगर 273.15 अगर आप ऐड कर दो, डिग्री सेल्सियस में अगर आप 273.15 ऐड कर दोगे तो वो बन जाएगा केल्विन। वो किसे बन जाएगा, केल्विन। जैसे कि अगर मैं आपको दे दूं कि अच्छा, आपका जो, वही एग्जांपल ले लेते हैं कि जो पानी है वो बॉईल होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो आप अगर 100 डिग्री यहाँ पुट करोगे तो यहाँ पे 100 डिग्री पुट करो, 100 वैल्यू, प्लस क्या करेंगे हम यहाँ पे 273 करेंगे, ठीक है। प्लस हम यहाँ पे क्या करेंगे, 273.15 करेंगे। तो ऐड करके क्या मिलेगा आपको, 373.15। तो ये केल्विन की वैल्यू है ना, ये केल्विन में आपको वैल्यू मिल गई है। तो बस ये 2 फॉर्मूले आप याद रखो जो कि आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे। कब, जब भी आपको एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करना होगा तो दोनों फॉर्मूले याद रखो, डिग्री टू फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट टू डिग्री सेल्सियस, या डिग्री सेल्सियस टू केल्विन, केल्विन टू डिग्री सेल्सियस। क्लियर है सबको, ठीक है। तो आज थोड़ा थोड़ा बड़ा लेक्चर हो गया, कोई बात नहीं। इनको अच्छे से देख लेना, आप लोग रिवाइज कर लेना। थ्योरी है, डेफिनेशंस, प्रॉपर्टीज, है ना, एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर, टाइप्स ऑफ मिक्सचर, ये सब हमने बहुत सारी चीजें देखी हैं। इनको बिल्कुल अच्छे तरीके से आप रिवाइज कर लेना। इन केस कुछ डाउट रहे, कोई क्वेश्चन रिलेटेड भी अगर आपको डाउट रहे तो तुरंत यार कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं पूरी कोशिश करूंगा उसे रिजॉल्व करने की। और यार थोड़ा सपोर्ट करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, है ना, लाइक वाइक सब कुछ कर दो बढ़िया से, बस कुछ कर दो कि प्रमोट हो जाए यार बढ़िया से ठीक है। तो मिलते हैं हम यार नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ध्यान रखो अपना, बढ़िया से पढ़ो, टेंशन नहीं लेना है, बस अच्छे से पढ़ना है आपको, माइंड फ्री। जो भी दिक्कत रहेगा मुझसे शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।